और मैंने आपको बताया था आपको फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स नहीं आएंगे। फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, ये सब आइटम्स नहीं आने वाले। आपको बना बनाया फाइनल अकाउंट्स रेडीली दिया होगा, रेडीमेड ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट दिया होगा, रेडीमेड बैलेंस शीट दिया होगा। आपको सिर्फ उसको नए फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आप वर्ड से एक्सेल के फॉर्मेट में करते हो या एक्सेल से पावर पॉइंट में चेंज कर देते हो उसको, तो सेम वे आपको खाली कन्वर्ट करना है, वो फॉर्मेट कन्वर्ट करना है फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से आपको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इज दिस क्लियर? तो उसमें हमने पहला एग्जांपल देखा था बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में याद है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? इंस्टेड ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स, what do we write in vertical statements? We write sources of funds and application of funds. Okay, sources of funds and application of funds. Then sources of funds are divided into two parts. Applications are divided into three parts. Sources are divided in which two parts? The first sources मतलब कहाँ से पैसा आता है बिजनेस में। तो कहाँ से पैसा आता है? तो दो जगह से आता है। नंबर वन इज ओनर का पैसा, दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड या फिर नेटवर्थ। और दूसरा होता है बोरोड फंड्स। तो पहला होता है जो शेयर होल्डर फंड या ओनर फंड, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला शेयर कैपिटल जो एक्चुअल पैसा है इक्विटी प्रेफरेंस का, फिर उस पे कमाया हुआ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो इक्विटी को ही बिलोंग करता है, और तीसरा माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर नथिंग बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो हैवी एक्सपेंडिचर है, वो फ्यूचर में राइट ऑफ होने ही वाले हैं। कुछ बेचोगे तो पैसा मिलेगा नहीं, तो एक तरह का लॉस है वो। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्या करते हो? रिजर्व्स या फिर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हो अंडर शेयर होल्डर फंड्स। वो एक तरह का बड़ा सा लॉस है, हैवी एक्सपेंस इनकर हुआ है, फिक्टिशियस एसेट लाइक योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टाइजमेंट है, हैवी लीगल एक्सपेंडिचर हो गया आपका, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। जब बिजनेस स्टार्ट होता है और ये हैवी हैवी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, they are all called as deferred revenue expenses या फिर fictitious assets। तो पहला कैटेगरी में क्या है? तो शेयर होल्डर फंड या फिर ओनर फंड, उसमें तीन पार्ट्स हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। सोर्सेस में सेकंड पार्ट है बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब उधार। उधार में क्या आता है? या तो बैंक लोन, यहाँ पे दो ही आइटम्स है, बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। बैंक लोन एंड डिबेंचर्स, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है या डिबेंचर से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है। ओके, बैंक लोन और डिबेंचर्स में सिर्फ इतना सा फर्क है कि बैंक लोन आप पूरा लमसम ले सकते हो, एक साथ एक बैंक से 50 लाख का लोन ले सकते हो। और डिबेंचर्स का मतलब है कि वो ही 50 लाख का लोन को यू विल डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ 100 ईच, लाइक 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। जैसे आप शेयर्स डिवाइड करते हो, वैसे आप डिबेंचर्स में लोन को डिवाइड कर सकते हो और पब्लिक से वही डिबेंचर देके पैसा रेज कर सकते हो। So if I'm an investor, I've got two choices. Either I can put the money in the shares of the company. I can also put the money in the debentures of the company. I can put the money in both also. I can be a shareholder as well as a debenture holder of the same company. Okay, लेकिन फर्क क्या होगा? If I'm a shareholder, I'm going to get dividend or the share of profits. If I'm putting the money in debentures, I'm going to get interest, just like loan पे interest. तो कंपनी के लोन फॉर्म में दो दो लोन्स है, दो बोरोड फंड्स है, लोन्स एंड डिबेंचर्स। दोनों को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? टोटल फंड्स अवेलेबल। टोटल फंड्स अवेलेबल या टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स, विच इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। देन ऑन द एसेट साइड, उसको एसेट नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलना है। सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहां से पैसा आया, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहां लगाया। एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितने कैटेगरीज है? तीन। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा होता है वर्किंग कैपिटल। याद आ रहा है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला लाइबिलिटी। एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका लॉजिक क्या है? बड़ा ही सिंपल है। करंट एसेट्स मतलब स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसमें आपने कुछ पैसा ब्लॉक किया हुआ है, ये आपके एसेट है। माइनस करंट लाइबिलिटी को खाली आप लाइबिलिटी में ना दिखा के एसेट से माइनस करते हो। क्यों? जस्ट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन।
क्या बेटर हुआ, आपको ये पता चला कि समझो करंट एसेट में आपका 1 लाख रुपीस ब्लॉक्ड है, तो उसमें करंट लायबिलिटी में आपका पैसा रिलीज हो रहा है, रिलीज। अगर 40,000 रुपये आपको क्रेडिटर उधार ले रहा है तो आपका उतना ब्लॉकेज रिलीज हो रहा है, उतना पैसा रखने की जरूरत नहीं है। तो आप वो 40,000 माइनस करके चेक कर लेते हो कि भैया रोलिंग के लिए हमें कितना पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, रोलिंग के लिए कितना पैसा जाम करके रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके दिखाते हैं। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप करंट एसेट एसेट में दिखाओ, करंट लायबिलिटी लायबिलिटी में दिखाओ, बात तो वही है। खाली ये फॉर्मेट जो है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जो पुराना वर्टिकल फॉर्मेट है जो हम लर्न कर रहे हैं, इसमें आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके दिखाते हो। बल्कि जो नया फॉर्मेट है जो अभी रिसेंटली आया हुआ है कंपनीज एक्ट में, सिंस लास्ट 2013 के साल से आया हुआ है, 8 इयर्स अगो, ये जो न्यू फॉर्मेट है इसमें आप वापस करंट एसेट एसेट में दिखाते हो, करंट लायबिलिटी लायबिलिटी में दिखाते हो, अलग अलग ही दिखाते, माइनस नहीं करते। पहले ये पुराना फॉर्मेट था, बीच में आया हुआ था वर्टिकल, उसमें आप माइनस करके दिखाते थे, इसलिए आपके एसेट साइड 3 हिस्सों में डिवाइड होते थे और लायबिलिटी साइड 2 हिस्सों में। सोर्सेस में 2 पार्ट है, एप्लीकेशन में 3 पार्ट है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, हमने 2 टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स देखे हुए थे कल इन द लास्ट लेक्चर। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स, डू यू रिमेंबर? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स? क्विक एंड नॉन क्विक करंट एसेट्स एंड नॉन क्विक करंट एसेट्स। अब देखो, बाय डेफिनेशन करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिससे 1 साल में पैसा आ जाएगा। वैसे ही वो लिक्विड कैटेगरी का होता है, फिक्स्ड कैटेगरी का नहीं होता है। 1 साल के अंदर पैसा, डेटर से 1 साल के अंदर आ जाता है, स्टॉक से 1 साल के अंदर पैसा आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल ऑनर हो जाते हैं 1 साल के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंस का बेनिफिट आपको 1 साल में मिल जाता है, इनकम रिसीवेबल आपको 1 साल के अंदर पैसे आ जाते हैं, है ना? तो जितने करंट एसेट होते हैं उसका पैसा आपको विद इन 1 ईयर मिल जाता है। ओके, बट उसमें भी ऐसे एसेट जिनका पैसा 2, 3, 4 महीने में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट टर्म में रियलाइज हो सकता है, उनको कहा जाता है लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट। लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट। और जो एसेट 2, 3, 4 महीने में आप फटाफट बेच के पैसे रेज नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है नॉन क्विक एसेट, नॉन लिक्विड एसेट। तो नॉन लिक्विड एसेट में वैसे तो 2 ही आइटम है। Non-liquid asset में there are only 2 items you need to remember. What are those 2 items? Remember, जो फटाफट पैसा नहीं आ सकता है वो एसेट से। ऐसे कौन से एसेट होते हैं आपके नॉन लिक्विड एसेट या नॉन क्विक एसेट? स्टॉक एंड दूसरा वाला था प्रीपेड एक्सपेंस। आप कोई एडवांस में पैसा दे दो तो आप जल्दी जल्दी थोड़ी बोलोगे काम कर, जल्दी जल्दी बेनिफिट चाहिए। सैलरी दे दी है 3 महीने की तो 3 महीने काम करने के बाद ही वसूल हो पाएगी। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के साथ एडवांस भी आ जाता है, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस आर सिमिलर। तो स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों जनरली नॉन लिक्विड कंसिडर किए जाते हैं, और बाकी सब लिक्विड एसेट, बाकी सब क्विक एसेट, जितना बाकी का है सब क्विक एसेट एक्सेप्ट फॉर स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, वैसे ही लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में भी 2 लायबिलिटी नॉन क्विक है। कौन सी 2 लायबिलिटी नॉन क्विक है, नॉन लिक्विड है, जो फटाफट पे करने की जरूरत नहीं है, उसको आप थोड़ी एक्सटेंड कर सकते हो, 1 साल के अंदर करनी है बट 2-3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। ये कौन सी लायबिलिटी होती है? यू रिमेंबर 2 लायबिलिटीज वी डिस्कस, नॉन क्विक या नॉन लिक्विड लायबिलिटीज। व्हाट आर द नॉन क्विक या नॉन लिक्विड लायबिलिटीज इन करंट लायबिलिटी? बैंक ओडी, One was bank overdraft. Bank overdraft था एक, and the other one was Interest receivable. No, receivable is asset. Income received in advance. Income received in advance. Receivable तो asset हो गया। Received in advance logically fit कर लो दिमाग में। अगर आपने मुझे फीस दे दी है 6 महीने पहले, तो क्या 6 महीने का पढ़ाई एक दिन में करवा दूं मैं आपको? Is it possible? वैसे किसी वर्कर ने, किसी ट्रेडर ने एडवांस लिया हुआ है 6 महीने का गुड्स का, तो क्या 6 महीने का माल एक साथ भेज देगा वो? इट्स नॉट पॉसिबल। तो एडवांस रिसीव्ड कोई भी इनकम होती है, चाहे वो सेल्स की तरफ हो, चाहे वो गुड्स की तरफ हो, चाहे वो आपके कोई नॉर्मल इनकम हो, रेंट इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, उसका बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपको ओवर द लॉन्ग टाइम ही देना पड़ेगा, आप शॉर्ट टाइम में दे ही नहीं सकते।
जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। तो एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस है, यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, और वहां पे स्टॉक है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। ये चार नाम याद रखने हैं फॉर नॉन क्विक एसेट एंड नॉन क्विक लायबिलिटी। इसको छोड़ के बाकी सब क्विक, बाकी सब लिक्विड। इज दिस क्लियर? दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इसको नेट करंट एसेट्स भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेट करंट एसेट्स। एंड देन यू ऐड फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट करंट एसेट्स विल अराइव एट योर टोटल फंड्स अप्लाइड या एम्प्लॉयड। टोटल फंड्स ऊपर था अवेलेबल, नीचे आएगा टोटल फंड्स अप्लाइड या एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? दैट वाज योर बैलेंस शीट फॉर्मेट। अब फाइनल अकाउंट्स के कितने पार्ट होते हैं? खाली बैलेंस शीट ही होता है क्या और भी कुछ होता है? ट्रेडिंग पीएनएल। ट्रेडिंग पीएनएल भी होता है, तो उसके फॉर्मेट को देखो अभी ध्यान से। ट्रेडिंग पीएनएल भी होता है, तो लुक एट द फॉर्मेट ऑफ trading and P&L account. Look at the format of trading and P&L account. It's there on the screen. Can you see that? इसका मैंने आपको नाम बताया था, इसके दो तीन नाम है। It is also called as vertical income statement या फिर vertical revenue statement या फिर vertical statement of profit or loss. Statement of profit or loss, income statement, revenue statement are all one and the same. Are all one and the same. ये होता है आपका वर्टिकल फॉर्मेट। तो कुछ नहीं किया है। वर्टिकल और टी फॉर्म में क्या फर्क है? ये आपका टी फॉर्म का ट्रेडिंग अकाउंट है, टी फॉर्म का पीएनएल अकाउंट है जो आप फाइनल अकाउंट्स में करते हो। यहाँ पे आप क्या लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू जीपी, इधर बीच में वेजेस वगैरह फैक्ट्री एक्सपेंस आ जाता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आता है टू जीपी, और ये बनता है इधर बाय जीपी। फिर इधर आता है टू एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, और फिर आता है आपका टू नेट प्रॉफिट। ये आपका टी फॉर्मेट है, बराबर है, सबको पता है ये। अब वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। वर्टिकल फॉर्मेट में बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा जो इनकम्स होती है ना, इनकम्स वो प्लस हो जाती है, और जो एक्सपेंस होते हैं ना वो माइनस हो जाते हैं। सिंपल एज दैट। यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल में क्या था? जो क्रेडिट होते थे वो इनकम होते थे, और जो डेबिट होते थे वो एक्सपेंस होते थे। वर्टिकल में एक के नीचे एक, इनकम में से एक्सपेंस माइनस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस। तो इनकम प्लस करनी है, एक्सपेंस माइनस करने है। ये बात समझ में आ गई? सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रॉफिट कैसे मिलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो क्रेडिट माइनस डेबिट के जगह वर्टिकल फॉर्मेट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? तो हाउ डू यू स्टार्ट योर वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट? ये जो क्रेडिट वाले आइटम है ना, ये इनकम है, ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। इनकम साइड पे दिख रहा है यहाँ पे सेल्स, सबसे पहला सेल्स, सबसे पहला सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, इसको बोलते हैं नेट सेल्स। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, दैट इज नेट सेल्स। ये नेट सेल्स आपकी इनकम हो गई। बिगेस्ट इनकम ऑफ द बिजनेस इज सेल्स, यू नो दैट, ऑपरेटिंग इनकम। बिगेस्ट इनकम ऑफ द बिजनेस इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। व्हाट इज COGS? सी, इधर दिख रहा है आपको। COGS का अर्थ होता है ये ओपनिंग स्टॉक पहला खर्चा जो लास्ट ईयर का बचा हुआ था, ये साल का एक्सपेंस बना। परचेज दूसरा खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस तीसरा खर्चा, और क्लोजिंग स्टॉक ये खर्चा नहीं है, ये क्या है? प्रीपेड, इस साल बच गया है। और अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या करते हो? एक्सपेंस में से माइनस कर देते हो। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्रेडिट साइड, इफ आई सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम डेबिट साइड, आई वुड स्टिल गेट द सेम आंसर। यस और नो? जैसे हमने करंट लायबिलिटी में ना दिखा के करंट एसेट में से माइनस किया था, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट में ना दिखा के शेयर कैपिटल से माइनस किया था, वैसे ही
जो ये क्लोजिंग स्टॉक है इसको क्रेडिट पे ना दिखा के डेबिट में से माइनस कर दूंगा, बात तो वही है, वो प्रीपेड एक्सपेंस है कि नहीं? तो यही चीज हम सीओजीएस में दिखाते हैं, ध्यान से देखना। ओपनिंग स्टॉक ये ऐड है पहला वाला, ऑब्वियसली उसमें परचेज ऐड खर्चा, वेजेस ऐड खर्चा, कैरेज ऑनवर्ड ऐड खर्चा, ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस लेस, अच्छा ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री वाला जो भी एक्सपेंस है सब ऐड कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये दिख रहा है लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट वाला पार्ट मैंने डेबिट में से माइनस कर, तो मुझे क्या मिलेगा? सेल्स माइनस सीओजीएस, इस पूरे आइटम को बोलते हैं सीओजीएस। सीओजीएस का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, म्हणजे काय? जो गुड्स बेचा उसका टोटल खर्चा, जो गुड्स बेचा उसका टोटल खर्चा, दैट इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दिस क्लियर? तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू व्हाट? ऑब्वियसली ये नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चलता है यहाँ पे, खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आउटर कॉलम एंड यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ऑब्वियसली ये दिख रहा है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ट्रेडिंग का जो डिफरेंस होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है? नेट सेल्स, ये वाला नेट सेल्स, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न माइनस नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज वन एंड द सेम। What is cost of goods sold? Did you understand what is cost of goods sold? It is nothing but the total expense of trading account. It is nothing but the total expense of trading account. उसमें क्या क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ आई? खाली एक आइटम हमने खिसका दी, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में से ला दिया, डेबिट में माइनस कर दिया, इधर वर्टिकल में वो माइनस हो गया। सेल्स माइनस टोटल खर्चा ऑफ ट्रेडिंग विल गिव यू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तक क्लियर सबको? अब जैसे ट्रेडिंग में क्या होता था, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन और ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता था। पीएन ये क्या है? ये अकाउंट नहीं है, यहाँ पे कुछ कैरीड डाउन ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होगा, यही ग्रॉस प्रॉफिट है, यहीं से गाड़ी आगे बढ़ानी है। अब लॉजिकली सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते थे? इधर कोई और इनकम्स आते थे, याद है? बैड डेट्स रिकवरी, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, याद है आपको? ये सब इनकम आपके आते थे पीएनएल क्रेडिट में, और एक्सपेंसेस आते थे पीएनएल डेबिट में। तो बेसिकली आप करते क्या थे? ये तो आप अकाउंट में लिखते थे ना, क्रेडिट में इनकम, डेबिट में एक्सपेंस। प्रैक्टिकली क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो भी कमाया उसमें पीएनएल का इनकम ऐड हो जाता है और पीएनएल का एक्सपेंस माइनस हो जाता है, यस और नो? तब जाके आपको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। बात समझ में आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट में you add the other ancillary incomes like your interest received, rent received, dividend received, commission received, and you subtract the other expenses like your salary, rent, commission, discount, bad debts, ये सब माइनस करते हो, तब जाके आपको नेट प्रॉफिट लॉस मिलता है, ये तो पता है सबको। अब यही इनकम को हम डिवाइड करते हैं इनटू मेनली टू टाइप्स, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, तो बिजनेस की एक ही ऑपरेटिंग इनकम होती है, एक ही डायरेक्ट इनकम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकम एक ही होती है। व्हाट इज दैट? ट्रेडिंग बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट इनकम क्या होती है? सेल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस इज सेल्स इनकम, जो हमने ऊपर दिखा दिया और आपको शुरुआत में बोला था इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, याद है आपको? तो सेल्स माइनस खर्चा, यू गॉट योर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में बाकी सब इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, आपका कमीशन रिसीव्ड, ये सब कौन से इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये आपका कोर धंधा नहीं है। ब्याज कमाना ये आपका कोर धंधा नहीं है, रेंट कमाना ये आपका कोर धंधा नहीं है। कभी एक्स्ट्रा पैसा हुआ तो इन्वेस्ट कर लोगे बिजनेस में, एक्स्ट्रा जगह हुई तो भाड़े पे दे दोगे आप, लेकिन भाड़े पे जगह लगाना ये आपका कोर एक्टिविटी नहीं है। तो यहां से जो भी इनकम आता है दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो नीचे आएगी, वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ऊपर ऑपरेटिंग इनकम में एक सेल्स इनकम हो गई, फिर
ट्रेडिंग वाला जो खर्चा है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा गया है उसको, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस। पीएनएल में जो खर्चा होता है वो सब ऑपरेटिंग खर्चा होता है, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सोचो एम्प्लॉय को सैलरी देना बंद कर दोगे तो चलेगा बिजनेस? जगह का रेंट देना बंद कर दोगे तो चलेगा बिजनेस? इज इट पॉसिबल? एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करना बंद कर दोगे, प्रोडक्ट्स बिकेंगे आपके आगे? ध्यान क्या रखना है, पीएनएल क्रेडिट वाली जो इनकम होती है ना वो नहीं हुई तो फिर भी चलेगा। आप इन्वेस्ट मत करो, ब्याज मत कमाओ, अपनी जगह रेंट पे मत दो, भाड़ा मत रिसीव करो, बिजनेस तो फिर भी चलता रहेगा क्योंकि आपका कोर एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग है, सेल्स इनकम आपकी कोर इनकम है। सुनो, बट पीएनएल का इनकम नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन पीएनएल का खर्चा नहीं हुआ तो बम्बू लग जाएंगे। पीएनएल के खर्चे नहीं हुए तो आपका बिजनेस ठप हो सकता है। तो इसीलिए उन सब एक्सपेंस को कहा गया, सब नहीं, मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होते हैं एक्सपेंस, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसमें नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं, आगे मैं लिस्ट बताता हूं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से आ जाते हैं? आप क्या करोगे बेसिकली, जीपी में ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो तो एक प्रॉफिट मिलेगा जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये दिख रहा है आपको, ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से आइटम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस। एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस। एडमिन में क्या क्या आ जाता है? सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेट्स, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब आपका आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस। ओके। सेलिंग में क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, पब्लिसिटी, कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, फिर आपका हो गया सेल्समैन सैलरी। समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको? एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये नहीं किए तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जाते हैं सब पीएनएल में, पीएनएल में सारे के सारे ऑपरेटिंग नहीं होते, कुछ कुछ नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। जब वहां पे आएंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा क्या नॉन ऑपरेटिंग होता है। यू नो इनफैक्ट व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग, वेरी सिंपल सा लॉजिक। जो रेगुलर डे टू डे बेसिस में होते हैं वो ऑपरेटिंग, जो रेगुलर डे टू डे बेसिस पे नहीं होते वो नॉन ऑपरेटिंग, सिंपल एज दैट। ओके। तो सबसे बड़ा ऑपरेटिंग इनकम होता है सेल, सबसे बड़ा ऑपरेटिंग खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से और 3 एक्सपेंस आप माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें आ जाते हैं एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस। फाइनेंस में क्या आता है? मेनली इंटरेस्ट पेड आता है आपका, बैंक चार्जेस आता है, बैंक कमीशन आता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बीआर आता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ बीआर सीखा ना आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो ये सब आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। तो एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस जो पीएनएल में जाते हैं, तीनों को माइनस करो तो आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज विच प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट नहीं है फाइनल वाला, इसको कहा जाता है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बीच में एक और प्रॉफिट मिलेगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट मिला, फिर ऑपरेटिंग वाला खर्चा माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। तो ऐसा टुकड़ा टुकड़ा क्यों किया है? फॉर मोर एनालिसिस। आगे जाके बिजनेस में आप सीखोगे अकाउंट्स बनाना तो बहुत ही चिंदी काम है, एक टैली की एंट्री की, खटाक अकाउंट्स रेडी। मोर इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस, उसको इंटरप्रेट करना। तो यहाँ पे आप पहले चेक करते हो, हाँ बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट, थम्स अप, इट्स अ गुड बिजनेस कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा कवर हो रहा है। फिर आप देखोगे कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में तो चलो बिजनेस अच्छा कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज में तो बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं है। अभी जाते हैं अनसर्टन आइटम्स पे, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं। तो आप क्या करते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप ऐड करते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐड करते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स? यू नो एक्चुअली, कैन यू टेल मी?
क्या आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में? अभी आई टोल्ड यू सो मेनी एग्जांपल्स. हेलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम रेगुलर बेसिस पे जो आप ऑन नहीं करते, फिर भी मिलता है पीएनएल में क्रेडिट. रेंट होता है, कभी रिसीव करोगे कभी नहीं. थोड़ी परमानेंटली जगह भाड़े पे देके, थोड़ी भाड़े का काम है आपका बिजनेस में. आपका काम तो बाइंग एंड सेलिंग है. तो रेंट होता है, आपका डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट होता है. किया है ना आपने ये भी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट. तो इसको सर पीएनएल में क्यों दिखाते हैं? अरे भैया और कहाँ दिखाओगे, जगह ही नहीं है. एक ही तो पीएनएल है, संग्रह सब इनकम के लिए. ऊपर ट्रेडिंग में तो दिखा नहीं सकते, उधर तो इंपॉर्टेंट वाली इनकम दिखानी है, सेल्स वाली. तो नीचे पीएनएल में झक मार के अपने को ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों दिखाना पड़ता है, कि और कोई जगह ही नहीं है इनकम के लिए. आर यू गेटिंग दैट? तो इसीलिए पीएनएल में दोनों खर्चा घुसा हुआ रहता है. ऑपरेटिंग रेगुलर बेसिस वाला, सॉरी ऑपरेटिंग वाला ऊपर है, मेनली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इन योर पीएनएल क्रेडिट साइड. रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ओके, ये सब सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट. वैसे पीएनएल डेबिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जो बार बार रिकर नहीं हो. एग्जांपल, टैक्स on sale of asset. losses, loss on sale of asset investment. और कुछ? सर टैक्सेस टैक्स तो हर साल पे करोगे यार, टैक्स तो नीचे आएगा. ये रहा टैक्स. टैक्स के लिए अलग स्पेस, एकदम अच्छे से मस्त चकाचक. The loss on theft, loss by flood. Loss by theft, loss by fire, floods, theft, all kinds of losses, fire, floods, theft, ये सब नॉन ऑपरेटिंग हो गया. बराबर है. और भी आता है अपना ये जो है ना, डिफर्ड रेवेन्यू. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो राइट ऑफ करते हो आप, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो राइट ऑफ करते हो, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो राइट ऑफ करते हो, वो भी, या इंटेंजिबल एसेट जो राइट ऑफ करते हो, वो हर साल नहीं होने वाले, एक सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए होंगे, फिर चले जाएंगे. So they will be also counted as non-operating expense. Preliminary expense written off, preliminary expense written off are also non-operating expense. Okay. तो बेसिकली कोई भी हैवी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हो, उसकी लिमिट 3 या 4 साल होगी, उसके बाद गायब हो जाएगा. सो दे आर कंसिडर्ड एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सपोज आया कभी तो है नहीं आपको ये सब डिटेल, मैं खाली आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए. कंसेप्ट क्या है, ऐसा कोई फिक्स्ड एग्जांपल नहीं है कि यही चीज नॉन ऑपरेटिंग में जानी चाहिए, यही चीज ऑपरेटिंग में जानी चाहिए. प्रैक्टिकल बिजनेस में आप दिमाग लगाते हो कि भैया क्या ये चीज रेगुलर बेसिस पे हो रही है, हर साल हो रही है, तो ये ऑपरेटिंग है. अगर ये हर साल नहीं हो रही है, अगर ये वन टाइम इनकम है, अगर ये वन टाइम एक्सपेंस है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग. सिंपल सा कंसेप्ट. बात समझ आई? तो आपको मेन आइडिया क्या आ जाता है, आप जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हो और आप जब नेट प्रॉफिट को देखते हो, तो आप चेक कर सकते हो कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम है कि अलग अलग. अगर बिजनेस में कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है ही नहीं, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम हो जाएगा. तो फिर इसका मतलब बिजनेस इज गोइंग गुड. लेकिन अगर नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आया 1 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10,000, इसका मतलब क्या? इज इट अ गुड और अ बैड थिंग? Final net profit is 1 lakh, but operating profit is 10,000. Is it a good or a bad thing? Net profit, final net profit is 1 lakh, but operating profit is only 10,000. अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है. बुरा है. Why? वो पीएनएल क्रेडिट के इनकम से बड़ा है. हाँ, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कहाँ मिला था? यहाँ मिला था. मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, आप आगे जाके डे टू डे एक्टिविटीज ही करने वाले हो, उसमें से आप 10,000 कमा रहे हो. लेकिन इस साल आपको सडनली आपने कोई एसेट बेचा और उस पर 90,000 का प्रॉफिट हो गया. इसके वजह से आपका फाइनल नेट प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए. अब क्या ये एसेट, क्या आप हर साल मशीन बेचोगे, हर साल बिल्डिंग बेचोगे, हर साल फर्नीचर बेचोगे और हर साल ये प्रॉफिट होगा क्या? तो इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम. तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम से आया हुआ प्रॉफिट लंबा टिकने वाला नहीं है. समझ में आई बात? रिसेंटली भारतीय एयरटेल ने एक रिजल्ट पोस्ट किया अपना क्वार्टरली. अपनी एयरटेल कंपनी है,
खास कंपनी नहीं है, बट शेयर होल्डर के दिमाग में है कि खास है कुछ, तो बेचारे फंसे हुए हैं 12 साल से उसमें। तो उसने अभी उसका वैसे तो लॉसेस हो रहा था, 8-10 क्वार्टर से लॉसेस हो रहा था बिकॉज ऑफ जियो। अब ये क्वार्टर में थोड़ा सा नॉमिनल प्रॉफिट हुआ था 100-200 करोड़ का, लेकिन बैलेंस शीट में दिखा सीधा 2500 करोड़ का प्रॉफिट, 2500 के अराउंड 3000 करोड़ का आसपास का अर्निंग्स आ गया उसका साल का। फिर पता चला जब रेवेन्यू स्टेटमेंट देखा गया कि उसमें एक टैक्स बेनिफिट की कोई एक्सेप्शनल आइटम थी जो एक ही साल की थी, उसके वजह से इतना प्रॉफिट बूस्ट हो गया 1500-2000। तो हमेशा फाइनल नेट प्रॉफिट पे मत जाना, उस प्रॉफिट के पीछे कारण क्या है उसको खोद परख के निकालने का। इज दिस प्रॉफिट ड्यू टू योर रेगुलर एक्टिविटीज? इफ यस, thumbs up, you are doing good. If this profit is due to one time activity or for that matter loss also, पब्लिक कभी कभी लॉस देके टेंशन में आ जाता है कि टप्पा है, फालतू कंपनी है, डब्बा है, लेकिन वो लॉस के पीछे का रीजन वो आपको दिया जाता है एनुअल रिपोर्ट में, पूरे सब डिटेल अवेलेबल होते हैं। यू हैव टू गो थ्रू एंड चेक ये लॉस क्यों हुआ। Is it due to the increase of operating expenses or due to non-operating expenses? If it is due to operating expense, then भैया future is bleak. But if non-operating expenses are more, तो वो तो हर साल होने वाले नहीं है, तो वहां पे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ आई? तो फाइनल नेट प्रॉफिट देख के कंक्लूजन पे मत जाना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेट प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? मॉडर्न जो फॉर्मेट है उसको, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कहा जाता है एबिटा, इसका नाम होता है एबिटा। सुना ये एबिटा? एबिटा बोला जाता है इसको, एबिटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है एबिटा। व्हाट इज एबिटा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, तो इससे पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं एबिटा। अब ट्राई कर दो कि इससे पहले, क्योंकि ये सब खर्चे तो इंटरनल है, डेप्रिसिएशन आप जितना प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से जाता है कंपनीज में। अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग, लोन है तब तक है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग नहीं है फुल्ली, बट लोन है तब तक है बाहर वालों का, ऑपरेटिंग नहीं, आपको जो इनकम रेगुलर सेल परचेज में एक्टिविटीज में नहीं नड़ता है वो। और टैक्सेस, टैक्सेस तो आप लास्ट में प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को देते हो, वो लॉसेस हुए तो नहीं भरोगे आप टैक्सेस, सिंपल। तो ये जो जरूरत के खर्चे नहीं है और नॉन ऑपरेटिंग से पहले, इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग नहीं है आपका, इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम आते हैं। तो इससे पहले का प्रॉफिट कहा जाता है एबिटा। तो कंपनी की एबिटा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और अच्छी ग्रोथ वाली होनी चाहिए। इसका मतलब द कंपनी इज डूइंग कंसिडरेबली वेल, एबिटा। ओके, ऑपरेटिंग बेसिस पे। तो हमारे फॉर्मेट में एबिटा नहीं है, ये पुराना फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है, एक्सपेंस माइनस करना है, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे? टैक्स। अगर आपका प्रॉफिट कोई लिमिट के ऊपर आ रहा है या विद इन द ब्रैकेट्स आप आ रहे हो कंपनीज एक्ट के अंदर, तो आपको वो टैक्स भरने का है, और वो टैक्स जो भी है 25%, 30%, उसके हिसाब से आप टैक्स पे करो, प्रोविजन, एंड देन आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनल टैक्स। ओके, ये टैक्स सोल प्रोप्राइटर पे नहीं होता कभी भी। सोल प्रोप्राइटर का याद है ना, बताया था, इनकम टैक्स ही उसका बिजनेस का टैक्स होता है। बट पार्टनरशिप है या कंपनीज है, इन पे बिजनेस पे सेपरेट टैक्स होता है, इन पे बिजनेस पे सेपरेट टैक्स होता है। इज दैट क्लियर? दे हैव सेपरेट टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। तो जितना आपका प्रॉफिट है उसके हिसाब से 30%, 25% जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का रेट है, 25% का टैक्स आपको पे कर देने का विद सरचार्ज एनुअल, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनल टैक्स। इज दैट क्लियर? फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल, ये भाई जैसे बैलेंस शीट में हमने देखा बहुत बड़ा फॉर्मेट था, लेकिन क्वेश्चन बड़े चिन्नू मुन्नू थे, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट में भी फॉर्मेट बहुत बड़ा है, बट क्वेश्चन में बहुत सिंपल हो जाएगा ये फॉर्मेट। फिर भी देख लो एक बार वापस, क्या है फॉर्मेट, क्लियर है आपको? स्टार्टिंग विथ सेल्स लेस रिटर्न्स, यू गेट नेट सेल्स। अच्छा, कॉलम्स का वापस टेंशन नहीं लेना है, याद रखना है मेन हेड्स। मेन हेड्स कौन से थे? सेल्स, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनल प्रॉफिट, टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
जो मेन हेड्स है ना वो आउटर कॉलम, जो इंडिविजुअल सब टोटल है वो इनर कॉलम. गॉट दैट? और कॉलम का कुछ आगे पीछे हो गया, इनर का आउटर, डोंट वरी, लिखते जाओ, चलेगा. कॉलम का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई गला नहीं दबाएगा. बैलेंस शीट में भी बताया था, इधर भी बता रहा हूँ आपको. ठीक है. वंस अगेन, सेल्स मेजर इनकम लेस रिटर्न्स, तो आउटर कॉलम नेट सेल्स. फिर आता है सीओजीएस. व्हाट डू यू हैव इन सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का पूरा आइटम, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यू गेट योर सीओजीएस. व्हाट डू यू गेट? सेल्स ऑफ सेल्स माइनस सीओजीएस. क्या मिलता है आपको? व्हाट इज सेल्स माइनस सीओजीएस? व्हाट इट इज कॉल्ड? ट्रेडिंग के प्रॉफिट. महक राबिया, व्हाट इज सेल्स माइनस सीओजीएस? क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में आ गया पीएनएल में. पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने मत बैठ जाना. पहले क्या करना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना पीएनएल वाले. तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू अराइव एट व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप क्या माइनस कर ऐड करोगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो रेगुलर नहीं है, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिर अगर टैक्स है तो माइनस टैक्स, यू अराइव एट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पहले पूरा ऑपरेशनल खर्चा वर्चा खत्म करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाओ, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसके बाद टैक्स. जनरली आपको प्रॉब्लम में ये आइटम्स नहीं दिखेंगे. आपका प्रॉब्लम ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे ही खत्म हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज योर फाइनल नेट प्रॉफिट जनरली. नीचे का मसाला बहुत रेयर एग्जांपल्स में आपको दिखेगा. बात समझ आई? Videos on all of you. We are dealing with the problem now. Otherwise, you'll be out. See this problem. All of you draw this now. Textbook रखो सामने, नीचे ही है problem. Convert the following trading and P&L into vertical statement. वापस vertical statement में इसको खाली convert करना है आपको, just conversion. Same format है आपका. Draw कर लो. Particular amount. All the videos on Jainam, Dhruv, Adit, पेज नंबर बोलो ना सम का. Page number is 349. Miloni, Tatvesh, Bhavik, Krisha, Manan Mehta. Krisha, again you will be out, huh? Last time. Bhavik. और मेरे को ऑफ नहीं दिखना चाहिए ना, विदाउट वार्निंग विल बी आउट. Adit. सर 2. चलो. Now, where were we? Draw the format, page 349 from standard textbook. Vertical revenue statement. Vertical revenue statement. Vertical revenue statement. तो प्रैक्टिकली बिजनेसेस जितने भी कंपनीज होते हैं अपना रिजल्ट को पुश करने के लिए ऐसा कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम घुसा देते हैं. शेयर होल्डर क्या है? मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट कंसिडर इनटू द डिटेल. वो डिटेल में जाते ही नहीं है. एनुअल रिपोर्ट्स भी नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर लोग. दे गो बाय द टिप्स. ये बोला वो बोला, इतना प्रॉफिट. और सीएनबीसी टीवी 18 पे फाइनल प्रॉफिट ही दिखाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. सीएनबीसी, आज तक, जी बिजनेस, आवाज, जो भी है सब यही बताते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस फाइनल नेट प्रॉफिट. So you never come to know the inside story of the business. Inside story के लिए always refer to the annual reports. All annual reports are available on SEBI, आपका stock exchange का website पे, company का website पे. They have to publish it compulsory. All annual reports are available. If you go through the detail, you will come to know. ये भैया किसके कौन से income के वजह से, कौन से expense के वजह से बढ़ा है या कम हुआ है, profit या loss. Every 3 months the company publish the quarterly result. Okay? 3 साल में बनाते हैं वो लोग फाइनल अकाउंट्स. देखो, दिस इज नथिंग बट इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम दिया है, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट या फिर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. इसका हेडिंग देना वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस.
फॉर द ईयर एंडेड, जैसे ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड, वैसे ये भी फॉर द ईयर एंडेड। इसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला यू स्टार्ट विथ सेल्स, इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं दिया तो चलेगा, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट। उधर लिखते थे ना ए बी सी ए बी, ऐसा ए बी लिख सकते हो यहाँ पे, चाहिए सेल्स को ए, सीओजीएस को बी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ए माइनस बी, ऐसा यू कैन मेंशन, ओके, या 1 2 3, सबका नंबर देने का जरूरत नहीं है। सेल्स कितना दिया हुआ है आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग विद सेल्स आर गिवन टू बी 11 lakhs, कैन यू सी दैट, ट्रेडिंग क्रेडिट फर्स्ट आइटम। फिर क्या आता है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या आएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक, इनर कॉलम 3,50,000 प्लस परचेजेस, इनर कॉलम 7 लाख। इधर 2 बाय कुछ मत लिखना गलती से भी, याद रखना 2 बाय कुछ नहीं, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, वर्टिकल लिस्ट, प्लस वेजेस, इनर कॉलम 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, खाली जो क्रेडिट वाला क्लोजिंग स्टॉक था हमने डेबिट में से माइनस करना है, वो याद रख। तो आपको कितना आता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 10 50 11 माइनस 2, 9 लाख रुपीज आएगा, आई थिंक दैट राइट, 9 लाख रुपीज आएगा। इधर ही आउटर कॉलम शिफ्ट कर सकते हो या नीचे से वापस ऐसा लिख सकते हो सीओजीएस और यहाँ पे दिखा सकते हो 9 लाख, तो भी चलेगा, ओके। या फिर स्ट्रेट आउटर कॉलम में ऊपर आपने सीओजीएस लिखा हुआ है एक बार, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या मिलता है, इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 2 लाख। ये आपका टैली होना चाहिए, आपको आंसर दिया हुआ है वहां पे, दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 lakhs मिला। देन उसमें से क्या माइनस करते हो आप, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला। अभी उसमें 3 आ जाएंगे आपके, कौन से 3 आ जाएंगे, तो एडमिन सेलिंग फाइनेंस दिया हुआ है ये, ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस इनर कॉलम 1 लाख प्लस सेलिंग एक्सपेंस इनर कॉलम 50,000 प्लस फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, finance expense, discounting charges, discount allowed, that is also a finance expense. So these are your finance expense. Total karo 1 lakh plus 50 plus 30, 1 lakh plus 50 plus 20, sorry, finance are 20. This will give you 1,70,000, 1,70,000. एंड देखा मैंने आपको बताया था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ दिख रहा है आपको, टैक्सेस वगैरह कुछ दिख रहा है आपको, नथिंग। सो यही होता है आपका ऑपरेटिंग। सर ग्रॉस प्रॉफिट तो 20 लाख आएगा ना, आपने 2 लाख लिखा है। कैसा 20, 11 लाख माइनस 9 लाख होता है ना, कितना 2 लाख ही तो होता है। माइनस माइनस खर्चा है वो ट्रेडिंग का, इनकम भी ऐड और खर्चा भी ऐड, चित भी अपनी पट भी अपनी, वाह। 11 lakh minus 9 lakh is 2 lakh. 2 lakh minus operating expense 170 will give you your operating profit of 30. बट अपने को सम में आगे का खर्चा वर्चा कुछ नहीं है, तो यही हो जाता है आपका नेट प्रॉफिट। तो ऐसा करके दिखा देने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट इज वन एंड द सेम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इज वन एंड द सेम। इज दैट क्लियर? दूसरा वाला ट्राई करो, फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है, बनाओ वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बोलो, या वर्टिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, राइट।
Try it. तो मेनली आपको क्या याद रखना है, बैलेंस शीट में 2 आइटम, सोर्सेस में 3 एप्लीकेशन, और रेवेन्यू स्टेटमेंट में मेन क्या याद रखना है, सेल्स COGS लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट प्रॉफिट, अगर वो भी आया तो। Today we are having a practice session at 10 a.m. 10 to 11:30 at Global Satyam, and evening be है 5 to 8:30. Majority of you have already come. There are few who are still not coming to the class. Hope you are practicing at home. If not, then do come and practice here. होएगा अच्छे से, टेस्ट में नहीं तो बैंड बजने वाली है 14 फरवरी। टेस्ट नहीं दिया तो प्रीलियम में एंट्री नहीं है, कंपलसरी टेस्ट है 14 फरवरी। एब्सेंट रह के प्रीलियम भूल जाओ, फिर 6 का 6 प्रीलियम घर पे बैठ के दो। टेस्ट इज कंपलसरी ऑन 14 फरवरी। SVDD school 2 to 5. रिपोर्टिंग टाइम विल बी 1:30। 1:30 को रिपोर्ट कर देने का, 1:45 को बेंचेस पे आ जाने का, 1:45 को आंसर शीट मिल जाएगा बोर्ड्स में जैसा मिलता है वैसा। 15 मिनट पहले आंसर सप्लीमेंट मिल जाएगा। नाम वाम डिटेल सब फिलअप करो, कॉलम्स को ड्रॉ करने का तो ड्रॉ करो, 2 बजे पेपर मिल जाएगा। सर बोर्ड में 15 मिनट रीडिंग टाइम भी मिलता है। रीडिंग टाइम नहीं रहता है, वो CA फाउंडेशन में रहता है, मिक्स मत करो दोनों को। बोर्ड्स में 12th स्टैंडर्ड में खाली आंसर शीट मिलेगा, CA फाउंडेशन में खाली क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उधर आंसर शीट नहीं मिलेगा। 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम होता है वहां पे, इधर रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर शीट मिलेगा। उधर यू कैन सेव टाइम बाय ड्रॉइंग कॉलम्स। अभी some order of the questions is not important, so if you want to attempt in any order you can do तो या फिर जगह छोड़ के जजमेंट लेके साइड्स के ऊपर you can draw the columns जिधर चाहिए उधर। सर अगर यहाँ पे इनकम दिया रहता है ग्रॉस प्रॉफिट BD में, जो नीचे वाला कॉलम है, तो उसको माइनस कर देते हैं ना यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से? नहीं, नीचे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड। अच्छा, अभी तो बोला P&L क्रेडिट वाला जो इनकम है ना नॉन ऑपरेटिंग, वो नीचे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, उसमें प्लस लिखा है देखो, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, दिख रहा है उसमें ऐड और माइनस नेट प्रॉफिट। आपका जो क्वेश्चन का है ना जो आंसर वही मिलेगा आपको। आप कोई नया कुछ बना नहीं रहे हो, यहाँ पे न्यू फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे हो, आप खाली कन्वर्ट कर रहे हो। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, वही आपको आंसर में आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। इट्स कॉमन सेंस, यू कैन ऐड लेस द आइटम्स एंड थिंक ओवर दैट, उधर ही दिमाग चल सकता है। खाली छाप रहे हो आप, छाप कॉपी कर रहे हो, खाली फॉर्मेट अलग बना रहे हो आप, जस्ट कॉपिंग। ओके, चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस कितना है? सकता है फुल चांसेस। विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स।
इवन फ्रॉम दिस, इवन फ्रॉम टैली वाला चैप्टर लास्ट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसका भी ऑब्जेक्टिव्स विल डिस्कस। ऑब्जेक्टिव्स कहीं से भी आ सकता है। चलो, नाउ लेट्स डू द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, ये क्या था? ये था कन्वर्जन। इसको अभी तक हमने जो सीखा 2 लेक्चर में वो था कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ना सबको। 4th क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम किसी को फॉर्मेट में? सिंपल है। नाउ 4th क्वेश्चन डन। अभी ये था कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हमने टी फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितना एनालिसिस हो सकता है उतना किया। अभी और बेटर एनालिसिस, बेटर इंटरप्रिटेशन, बेटर मेकिंग सेंस ऑफ द डेटा, डेटा का बेटर मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए हमको दिए गए हैं टूल्स ऑफ एनालिसिस। इसको कहा जाता है टूल्स ऑफ एनालिसिस। टूल्स ऑफ एनालिसिस म्हणजे काय? म्हणजे बड़ा ही सिंपल है। देखो, मैं आपको बोलूंगा कि रेनफॉल इन इंडिया, रेनफॉल इन इंडिया जनवरी मंथ में 2 सेंटीमीटर, फरवरी मंथ में 1 सेंटीमीटर, मार्च मंथ में 1 सेंटीमीटर, अप्रैल मंथ में 5 सेंटीमीटर, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त 100, 200, 300 सेंटीमीटर, फिर 250 सेंटीमीटर, फिर 200, फिर 100, फिर 50, 40 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने क्या बोला आपको? ये सब डेटा दे दिया जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। अभी आपको पता तो चल गया कि हाँ भैया जनवरी से रेनफॉल कम है, धीरे धीरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है साल में। अब इसको और अच्छे से इंटरप्रेट करना है। अगर मैं आपको यही डेटा बार डायग्राम बना के दूं, यू हैव डन ग्राफ्स, you have done pie charts, you have done bar diagrams, histograms. If you present the data in the systematic format of bar charts, histograms, या फिर pie charts, obviously the interpretation becomes easier, right? You can see the Dundies of graph. It will go like this. This is your graph. You will see the Dundies somewhat like this, somewhat like this. So this becomes a very simple interpretation. Are you getting that? In the bar chart. So ये क्या है? Tool of analysis है। पाई चार्ट क्या है? ये टूल ऑफ एनालिसिस है। तो वैसे ही आपका डेटा को इजीली इंटरप्रेट करने के लिए, फाइनल अकाउंट्स को इजीली इंटरप्रेट करने के लिए हम भी कोई टूल्स ऑफ एनालिसिस यूज करते हैं। उन टूल्स ऑफ एनालिसिस में कौन सा आइटम आता है? एक आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दूसरा आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, तीसरा आता है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस, एक और होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस आपको अभी नहीं है ये साल, आगे आप हायर स्टैंडर्ड्स में लर्न करोगे। एक और होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, तो ये सभी क्या है? टूल्स हैं। दीज आर ऑल टूल्स। टूल्स का मतलब ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। All these tools help you to analyze the data better, to make sense of the data better. ये भैया अच्छा है, बुरा है, बेटर है, वर्स है, क्या है? बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम लोग पहले लर्न करेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसका प्रॉब्लम बोर्ड में आने का चांस सबसे ज्यादा है। बोर्ड में सबसे ज्यादा चांस कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने का आने का चांसेस है, याद रखना। ओके, कैसे बनाने का? बड़ा ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिकल प्रोसेस है। देखो, कंपैरेटिव, एज द नेम सजेस्ट कंपैरेटिव, तो हम क्या करते हैं? हम लोग 1 साल का नहीं बल्कि 2 साल का डेटा उठाते हैं। पहले टूल्स ऑफ एनालिसिस का मतलब समझा आपको? व्हाट आर टूल्स ऑफ एनालिसिस? व्हाट आर टूल्स? दे हेल्प यू टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर। फाइनल अकाउंट्स को बेटर एनालाइज करने में सपोर्ट करता है। गॉट इट? सो व्हाट आर दीज टूल्स? दीज टूल्स आर कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या करते हैं? अपना फाइनल अकाउंट्स रेडी है, हमने वर्टिकल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दिया है।
अब उस वर्टिकल फॉर्मेट को हम अलग अलग वे से प्रेजेंट करेंगे, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट करते हो ना, वैसे यही फाइनल अकाउंट्स को हम अलग अलग तरीके में दिखाएंगे टू एनालाइज इट। वो अलग अलग तरीका इज कॉल्ड एज टूल्स। सो टूल्स में पहला वाला आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, एज द नेम सजेस्ट कंपैरेटिव। कंपैरेटिव म्हणजे कंपैरिजन। तो ये समझो आपका हुआ वर्टिकल बैलेंस शीट, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, ओके। I will write your year 1, year 2. Year 1, let us say it is 2019, year 2 it is 2020. तो मैं पहले पूरा बैलेंस शीट, अगर ये वर्टिकल बैलेंस शीट है और आपको क्वेश्चन में ये डेटा दिया होगा, 1 साल का नहीं 2 साल का दिया होगा, नॉर्मली 1 साल का बनाते हो आप, यहाँ पे कंपैरेटिव के लिए आपको 2 साल का डेटा दिया होगा, 2019-20, 2018-19, 16-17, always in the ascending order, never in the descending order, कभी उल्टा मत चले जाना। Comparison is always done in the ascending order. Is that clear? And it is done between 2 years. So पहला आएगा यहाँ पे sources of fund। आपको मालूम है फॉर्मेट अभी अभी किया हमने, sources of fund। sources of fund में क्या आता है, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड, उसमें आता है समझो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल शुरू में था 5 लाख, फिर हो गया 6 लाख। दूसरा इसमें आ जाता है समझो रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये था 1 लाख, यहाँ से हो गया 1,50,000। फिर 50 से एसिड इग्नोर मारते हैं तो अपने को यहाँ पे ओनर्स फंड मिल गया, टोटल ओनर फंड शेयर होल्डर फंड, दैट इज 6 लाख और ये 7,50,000। फिर ऐड बोरोड फंड, इसमें आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में समझो आपको बैंक लोन, बैंक लोन था 2 लाख, वहां से हो गया 1 लाख। फिर आपका डिबेंचर, समझो डिबेंचर भी आता है यहाँ पे, वो था 50,000, वहां से हो गया नील, 0। और यहाँ पे टोटल आता है आपका 2,50,000 और यहाँ पे आता है 1 लाख, बराबर। और फिर आता है यहाँ पे टोटल, इसको बोलते हैं टोटल बोरोड फंड, ऊपर था टोटल ओन्ड फंड। ये क्योंकि हमारे पास आउटर कॉलम नहीं है, नॉर्मली हमारे पास 2 कॉलम होता है ना, इनर कॉलम और आउटर कॉलम सब टोटल का। यहाँ पे मेरे पास कोई आउटर कॉलम नहीं है, तो मैं एक के नीचे एक टोटल बता रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये आउटर कॉलम वाला टोटल है, ये दोनों आउटर कॉलम वाला है, बट दोनों सेम ईयर का डेटा नहीं है, एक 2019 का है, एक 2020 का है। तो आउटर कॉलम नहीं है, इसके लिए एक के नीचे का आई एम शोइंग यू द टोटल्स। कैन यू सी दैट? अब उसी के नीचे टोटल घुसाते जाओ, जितने सब टोटल लेते हैं, एक ही कॉलम है आपके पास, कंपैरेटिव में एक ही कॉलम है आपके पास, तो एक ही कॉलम में सब कुछ फिट करना है, उधर तो दिमाग ही नहीं लगाना है, सब एक के नीचे सब टोटल। वे टोटल क्या आएगा, इसको मैं समझो ए, इसको मैं ए दे दूं, इसको मैं बी दे दूं, तो टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड अवेलेबल क्या मिलेगा मेरे को, ए प्लस बी, A plus B, 6 plus 2, 8,50,000, 750 plus 1 lakh, 8,50,000. Okay, total funds are 8 lakh. यहाँ पे coincidentally सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सेम आए, अलग भी आ सकता है, 2 अलग साल का डेटा है, ठीक है। अब ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वर्टिकल में नहीं दिया होगा, आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली। वर्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद आप कंपेयर करोगे इसको, कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पे तीसरे कॉलम में आप लिखते हो एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखते हो, एब्सोल्यूट चेंज। इधर नीचे मैंने एप्लीकेशन नहीं बताया है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, वो भी वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। मैं खाली आधा बैलेंस शीट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कैसे बनता है कंपैरेटिव एनालिसिस। एब्सोल्यूट चेंज में आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, अमाउंट बढ़ा कि अमाउंट कम हुआ, बढ़ा तो पॉजिटिव, घटा तो नेगेटिव। तो ये जो थर्ड कॉलम है, इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, इट इज 3 माइनस, सॉरी, थर्ड कॉलम का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ये फिट कर लो दिमाग में, 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, समझ में आई बात? 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, नंबर नहीं कॉलम, 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव।
2 minus 1, 6 lakh minus 1 lakh, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इंक्रीज. 150 minus 1 lakh, 50,000, पॉजिटिव है तो इंक्रीज. 750 minus 6 lakh, 1,50,000, पॉजिटिव है तो इंक्रीज. 1 lakh minus 2 lakh, minus 1 lakh, ब्रैकेट में. नेगेटिव है तो डिक्रीज. नील माइनस 50,000, नेगेटिव 50,000. नेगेटिव है तो डिक्रीज. 1 lakh minus 250, minus 150. हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, आड़ा देखने का, आड़ा. 2 minus 1, सिंपली 2 minus 1, 1,50,000 डिक्रीज. फिर 850, 850, 0, नील, नो चेंज, नील, नो चेंज. इज दिस क्लियर? ये हो गया आपका इंक्रीज डिक्रीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और यही इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज टर्म्स. तो इधर लिखना है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज. इसका भी सेट फॉर्मूला है. क्या करने का? इसका क्या था? 3 equal to 2 minus 1 था. पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव. फोर्थ कॉलम कैसे ढूंढने का? बड़ा ही सिंपल है. 3 divided by 1 into 100. 3 divided by 1 into 100. Is that clear? परसेंटेज चेंज दिखा रहे हो. तो 1 lakh divided by 5 lakh into 100. 1 lakh divided by 5 lakh into 100. पॉजिटिव है तो इंक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज. सिंपल. 1 lakh divided by 5 lakh into 100 is 20%, right? 50,000 divided by 1 lakh into 100 is 50%. 50% से बढ़ गया ये. फिर 1,50,000 divided by 6 lakh into 100 is 25%. पॉजिटिव है तो इंक्रीज. फिर ये नेगेटिव है. minus 1 lakh upon 2 lakh into 100 is what? minus 50%, ब्रैकेट में. ये डिक्रीज. ऑब्वियसली यार, अमाउंट अगर डिक्रीज है तो परसेंटेज भी डिक्रीज है. अमाउंट अगर इंक्रीज है तो परसेंटेज भी इंक्रीज है. इट्स वेरी सिंपल, कॉमन सेंस. अमाउंट पॉजिटिव तो परसेंटेज पॉजिटिव, अमाउंट नेगेटिव तो परसेंटेज नेगेटिव. फिर आता है आपका, ये क्या है? ये रह गया क्या मेरा? 0 माइनस, अच्छा नीचे लिख दिया मैं. ये 0 minus 50 is minus 50,000 डिक्रीज. अब 50 upon 50 into 100, 100% नेगेटिव, सो डिक्रीज. फिर आता है 1,50,000 upon 2,50,000 into 100 is I think 25 to 6, 60%. 60% decrease. And 0 upon 8, 0 upon anything is 0. बराबर है? 0 upon anything is 0. Anything upon 0 is 0. Infinite. Not defined. Not defined. Okay, तो उधर नील मत लिखना, उधर डैश कर देने का. डैश, सिंपली पुट अ डैश. ओके, अब समझ में आया बनाने का कैसे? How to make a comparative statement. We are doing what? We are taking 2 year का data and we are just seeing individually एक एक आइटम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव. एब्सोल्यूट कैसे ढूंढने का? 3 minus 1. परसेंटेज कैसे ढूंढने का? 3 upon 1 into 100. अगर एब्सोल्यूट पॉजिटिव तो परसेंटेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट नेगेटिव तो परसेंटेज भी नेगेटिव. बड़ा ही चिंदी है. इसके बाद हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में नहीं है. ये काम MBAs बनके, CFAs बनके आप करोगे. ओके, इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज यू विल सर्च फॉर द डेटा. ऑब्वियसली इतना छोटा डेटा नहीं होगा, इट विल बी अ ह्यूज डेटा, बट ब्रॉड मीनिंग यही है सबका. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, इंपॉर्टेंट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिग एसेट, स्मॉल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स. ओके, ओनर कैपिटल, बोरोड फंड, खुद का पैसा, बाहर का पैसा. बेसिक्स आर सेम, खाली नाम बड़े बड़े चेंज होते जाएंगे आगे जाके. ओके, इसको आप इंटरप्रेट कैसे करने का? यहां पे दिख रहा है शेयर कैपिटल 5 लाख का 6 लाख हो गया. क्या इंटरप्रेट करोगे? अच्छा है कि बुरा है? There are two possibilities. If it is a growing company तो अच्छा है. ओके, ग्रोइंग कंपनी है और एक्सपैंड करने के लिए रेज किया है और एसेट्स एक्वायर करने वाली है, अच्छा है.
बट एग्जिस्टिंग कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, फिर भी कैपिटल रेज कर रही है, तो काफी बुरा है। क्योंकि आपको बताया था एग्जिस्टिंग कंपनी को अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना चाहिए, इवन फॉर अ ग्रोइंग कंपनी। ग्रोइंग कंपनी भी हो तो अपने प्रॉफिट को ही इन्वेस्ट करके बढ़ेगी तो बहुत अच्छा है। शेयर कैपिटल या पैसा घड़ी घड़ी रेज नहीं करना चाहिए, बैड साइन। एक बार पैसा रेज करो, फिर उसका कमानी करो और उसको मल्टीप्लाई करो, दैट मेक्स सेंस। अभी जो ये मैंने दिखाया ये अच्छा नहीं है एक्चुअली। बहुत रेयर सिचुएशन में ये अच्छा होता है, बहुत ही डायर कैपिटल चाहिए, बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो ही। अदरवाइज कैपिटल को रेज करके सेंस नहीं बनता है। ग्रोथ स्लो हो तो बेटर है, बट खुद के इंटरनल अप्रूवल से होनी चाहिए, बाहर के पैसों से नहीं। Artificial growth is not going to last long. This is what is happening in all the startups. Startups, they are not making profits, तो internal पैसा नहीं है, लॉसेस कर रहे हैं, तो इसीलिए नया फंड, वेंचर फंड ढूंढते रहते हैं। कभी वो अलीबाबा को ढूंढते हैं, कभी वो सॉफ्ट बैंक वाले को ढूंढते हैं, कभी वो टाइगर ब्रदर्स को ढूंढते हैं मलेशिया वाला, कभी वो वन विजन, वो अपना ये है अपना एंडेवर के इक्वेलियन के एंडेवर जैसा एक फंड, कितना सारा स्टार्टअप फंड्स है। दे कीप ऑन पुटिंग मनी, न्यू फंड, रेज द मनी, दे आर सिंपली टेकिंग मोर एंड मोर कैपिटल बट नो प्रॉफिट्स। दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टार्टअप्स। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हाट कैन यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा है, बुरा है? 50% इंक्रीज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। व्हाट आर रिजर्व्स एंड सरप्लस? प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए ना कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर, वेरी गुड साइन। ओनर फंड तो टोटल है, फिर बोरोड फंड, बैंक लोन 2 लाख का 1 लाख हुआ, अच्छा है बुरा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। बोरोड फंड जितना कम हो, जीरो डेट कंपनी इज गोल्ड, जीरो डेट कंपनी इज गोल्ड, गोल्ड माइन। ओके, जीरो डेट, जिस कंपनी पे उधार ना हो, बेस्ट कंपनी। पीपल सर्च, मरते हैं लोग जीरो डेट कंपनी। जीरो डेट मतलब उधार, उधार होता है तो बाहर वाले का नगाड़ा बजते रहता है कभी ना कभी। Okay, you will be never be able to enjoy your earnings in full. You will have to part away with your interest, with your loan repayments. And debt का कैसा है, कब आप debt के vicious trap में फंस जाओ, you never know. अभी there is a company called there are many companies अभी जो insolvency bankruptcy में गई हैं, 12 की 12 companies, 2-3 का तो चुकादा भी आ गया, वो भूषण स्टील था, फिर अपना JSW वाला, पावर वाला, ये जिंदाल स्टील वर्क्स गया है, फिर इसका हुआ अभी अंबानी ने खरीदा वो रिलायंस कम्युनिकेशन वेंट, रिलायंस का सब पावर वेंट, रिलायंस का कैपिटल वेंट, ऑल वेंट इनटू लिक्विडेशन। एयर इंडिया इज गोइंग नाउ, किंगफिशर एयरलाइंस वेंट। सो एयर इंडिया इज नॉट गोइंग, एयर इंडिया इज ऑलरेडी बैंकरप्ट ट्वाइस, गवर्नमेंट पैसा डाल के रखा है बैंकरप्ट, बट टाटा इज बाइंग। हाँ, अभी तो टाटा बाय क्यों कर रहा है? वो बैंकरप्ट है। इट वाज टाटाज ओनली, टाटा ने वो दिया 50 साल पहले था, फिर टाटा ने नेशनलाइज कर दिया और अभी वापस टाटा टाटा ही ले रहा है। इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज हाँ, किया, बोला करने को कि दे दो। हाँ, फिर टाटा का कुछ नहीं था उसमें, टाटा हो गया, उसका पैसा मिल गया। हाँ, फिर अभी रतन टाटा वापस खरीद रहा है ना सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। अरे खरीद रहा है तो खरीदता कौन सा है? डब्बा कंपनी को खाली सपोर्ट करने के लिए खरीद रहा है, वो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है, बोलने का मतलब। सो ये जितना कंपनी बैंकरप्सी में जाता है, इसको कोई ना कोई खरीद रहा है। भूषण स्टील को भी टाटा स्टील ने खरीदा, ये पता है क्या? रिलायंस ने भी ये अभी आरकॉम का भी एसेट्स रिलायंस मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। वैसा ये था अपना वो पीपी किट्स वाला, कौन सा था बीच में आया था एक कंपनी, गुजरात वाला, ये सोया वाला कंपनी था, रुचि सोया, वो बैंकरप्ट हो गया, उसको पतंजलि ने खरीद लिया। सर LIC हो रहा है ना बैंकरप्ट, वो भी मतलब उसका कुछ एसेट हो रहा है ना, मतलब एयर एशिया नहीं हुआ, एयर एशिया अभी भी नहीं, LIC बैंकरप्ट नहीं भाई, अभी नहीं हो सकता है वो तो। सर मतलब बैंकरप्ट नहीं, मतलब LIC बैंकरप्ट होगा तो इंडिया बैंकरप्ट हो जाए। सर आप रिलायंस का वो आलोक इंडस्ट्री बोल रहे हो? आलोक इंडस्ट्रीज बिकेम बैंकरप्ट, रिलायंस बॉट इट। तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है, जितना लोन्स बढ़ जाता है ना एक बार कंपनी पे, फिर वो चुका नहीं पाती है, तो लोन्स बढ़ जाता है तो आपकी लायबिलिटी में लोन ही है और एसेट में कुछ है नहीं और लॉसेस दिख रहे हैं, तो आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप चुका नहीं पाओगे, तो आप बैंकरप्सी में चले जाते हो। तो बैंकरप्सी में क्या होता है, कोई नया बायर आता है,
जैसे कि मुकेश अंबानी आएगा, वो बोलेगा कि मैं इसमें कैपिटल डालूंगा, लेकिन जो पुराने लेंडर्स होते हैं ना, उनको फुटाओ, तो उनका लोन रहेगा समझो 5 लाख, तो उनको 2 लाख में निपटा देगा वो। तो जख मार के जो भी उधार दिया जाएगा कंपनी को, जैसे एयर इंडिया ने लोन्स लिया हुआ है, किंगफिशर ने लोन्स लिया हुआ है, आलोक इंडस्ट्री ने लोन्स लिया हुआ था, रुचि सोया ने लोन्स लिया हुआ था, ये सब लोन किसने दिए थे? बैंक्स ने दिए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, HDFC बैंक, ये सब बैंक्स ने लोन्स दिए थे उनको। तो नया मुकेश अंबानी आया, बोला मैं तुम्हारा 5 लाख का लोन है ना, 2 लाख लो, फुटो यहाँ से, अब ये कंपनी मेरी है, चाहिए तो बोलो। लेंडर्स को झक मार के एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो बोलेगा ले भाई चल 2 लाख दे और हमको छुट्टा कर, क्योंकि नहीं तो ये गले पे पड़ा रहेगा कंपनी, हम लोग क्या करेगा। ऐसा फ्लैट्स में भी होता है, आपने देखा होगा काफी सारे फ्लैट्स पे बैंक का ताला लगा हुआ रहता है, DRT बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूनल में चला जाता है। आपने फ्लैट पे लोन लिया, आपने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक ने आके फ्लैट पे कब्जा कर लिया। अब 1 करोड़ का फ्लैट है, आपने लोन नहीं दिया है बैंक का 1 करोड़ का, अब बैंक गले में लेके घूम रहा है वो फ्लैट को, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। फिर बैंक क्या करता है, उसको वेरी डिस्काउंट 60 लाख रुपए में निकाल देगा। तो मुकेश अंबानी जैसा कोई बाहर आएगा, चलो मैं 60 लाख में खरीदता हूं, आप फुटो 40, अपना जो 60 लाख लेके फुटो, अब ये कंपनी मेरा हो गया, अब ये फ्लैट मेरा हो गया। वैसे टाटा ने भूषण स्टील को खरीदा, वैसे टाटा इज गोइंग टू बाय एयर इंडिया, वैसे ही रुचि सोया को पतंजलि ने खरीदा। पुराने लेंडर्स को हेयर कट बोलते हैं, हेयर कट। हेयर कट मतलब हजामत हो गई उनकी, उनको कम पैसा मिला, वो लोग फुट गए लॉसेस में, उनके बुक्स में बैड डेट्स हो गए, NPAs हो गए। और हमारे लिए जो नए बायर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी होता है, लाइक टाटा, लाइक अंबानी, उनको सस्ते भाव में ये डिफॉल्ट कंपनी मिल जाती है। अब उनके ऊपर है कैसे चलाएंगे इसको, आगे जाके प्रॉफिट्स करना है, क्योंकि थोड़े बहुत एसेट्स होते हैं, अच्छा कर लिया तो टर्न अराउंड भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, वो फ्यूचर की बात है सर। तो 1 सेकेंड, बोलने का मतलब क्या, जितना लोन्स बढ़ता है बिजनेस में, उतना बैंक्रप्सी का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक लिमिट पे ऐसा आ जाओगे कि आप उधार या इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे, उधर जाके वो रिवर्स साइकिल चालू हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो जितने बैंकरप्ट कंपनी याद रखना, ऑल आर मेनली ड्यू टू लोन्स, लोन्स लोन्स लोन्स, डेट डेट डेट। बहुत रेयरली कोई कंपनी ऐसी होगी जो बिजनेस सिनारियो चेंज होने की वजह से बैंकरप्ट, लाइक नोकिया वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ लोन्स, बिकॉज उसका बिजनेस एक्यूमेन वीक था, उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट वीक मेनली बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज पे टिका रहा और एंड्रॉइड नहीं लाया वो, एवरीथिंग एल्स वेंट ऑन एंड्रॉइड, या फिर एप्पल वेंट ऑन मैक, वो अपना जो भी इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, लिनक्स या कौन सा है, ये है ना अपना एप्पल वाला कौन सा है तुम्हारा, वो मैक ओएस। तो मैक ओएस और एंड्रॉइड पे वो नहीं गया और विंडोज पे टिका रहा, दैट वाज द डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ योर दिस नोकिया। बाकी सब जितना था सब इसकी वजह से। क्या? कैमरा, वोडाफोन, कोडैक, हाँ कोडैक का भी इसके वजह से ही गया। कोडैक, निकॉन, ये सबको लगा कि फोन क्या उड़ा लेगा अपना कैमरा, बट दे हैव बिकम स्मार्ट नाउ। व्हाट दे आर डूइंग, DSLR का नया क्रेज वाया मार्केटिंग इतना एस्टेब्लिश कर लिया है, अभी लोगों को लगता है कि DSLR में ही अच्छा फोटो जाता है, कैमरे में नहीं आता है। वो एक नोशन बिठा दिया है वाया मार्केटिंग टेक्निक्स एंड DSLR का प्राइसेस कम ही नहीं करता है, प्रोडक्शन कट डाउन कर दिया है। तो DSLR का प्राइसेस 40,000, 45,000, 50 के ऊपर ही रखता है ये लोग जानबूझ के, तो अभी वहां पे कमानी चालू कर दिया है। तो दैट इज अ डिफरेंट वे, वो फिर भी फाइट बैक किया, अभी नोकिया धीरे धीरे कर रहा है, बट ये सिचुएशंस बड़े ही रेयर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लोन्स, कीप दैट इन माइंड। ओके, अब एक सम ले लो कंपैरेटिव का, ये समझा बनाने का कैसा है, इंटरप्रिटेशन नहीं है आपको, डोंट हैव इंटरप्रिटेशन, ओके, यू जस्ट हैव टू मेक इट, यू जस्ट हैव टू मेक इट। ये 4 कॉलम्स, 2 साल का डेटा, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज। आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर 5, सी सम नंबर 5 पेज 352, sum number 5 page 352, this is the last sum for the day, ध्यान से देखो, sum number 5 page 352, हमेशा आपको 2 साल का डेटा दिया होगा। Following is the balance sheet of Varun Company Limited as on
31st March 2019 and on 31st March 2020 is given below. Capital reserves दिया. Where will you write capital and reserves? Own funds or borrowed funds? owned fund. Own fund. Secured unsecured loans दोनों कहाँ जाएगा? Secured unsecured loans borrowed funds. Current liability क्या करते हो? Current assets में से minus. And fixed asset investment and working current assets minus current liability will be on the application side. So first what we do is first convert it. What is the format? Format is 4 columns. 4 column format. What are the 4 columns? First 2 columns for actual amounts. Years लिख लो. This is 31st March 19. This is 31st March 20. Then you have absolute change. And then you have percentage change. In the books of जो भी नाम है ऊपर अगर दिया है तो कंपैरेटिव हेडिंग क्या देने का? कंपैरेटिव वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन करके डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नीचे डेट दिया है आपने, 2 साल का बना रहे हो, 1 साल का नहीं. तो कंपैरेटिव का फायदा क्या हुआ आपको समझ में आया? व्हाट इज द यूज ऑफ कंपैरेटिव? You come to know the changes. You come to know the changes between the 2 years, whether it is going good, whether it is going bad. And मैंने आपको एक और बताया था trend analysis. Trend analysis is a period of 3 to 4 to 5 years. Look at it over 5 years, 6 years, whether it is changing, increasing or decreasing. That is a better interpretation than comparative. But you don't have that, sadly. आगे आएगा higher standards. Trend analysis. Okay. So ये हो गया आपका particulars 31/3/19, 31/3/20. Okay. Absolute change and percentage change. सबसे पहला तो कन्वर्ट कर लो वर्टिकल में इसको. सब लोग ध्यान से कन्वर्ट कर लो, सब लोग बना लो साथ में. स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? तो सोर्सेस ऑफ फंड्स. उसमें आता है आपका सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड्स. उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल. पहला साल में था 2,50,000. सेकेंड ईयर में हो गया 3,70,000. बाद में करते हैं एब्सोल्यूट परसेंटेज, बाद में, पहले 2 फिलअप करते जाओ. देन आता है एड रिजर्व्स and surplus. 60,000 का हो गया 1 लाख. इसके नीचे अभी क्योंकि आपके पास आउटर कॉलम नहीं है, इधर ही दिखा देने का ओनर्स फंड्स या शेयर होल्डर फंड. ओनर या फिर शेयर होल्डर फंड का टोटल दैट इज 3,10,000. जो आप आउटर कॉलम में दिखाते थे वो इधर ही दिखा दो. 3,10,000 का इधर 4,70,000 है. फिर बी पार्ट में आएगा बोरोड फंड्स. उसमें आएगा सेक्योर्ड लोन्स 1 लाख और हो गया उसका 160. फिर आता है अनसेक्योर्ड लोन्स वो था 90 का हो गया 140. अब ये लोन पार्ट खत्म हो गया तो इसमें भी टोटल लिख दो. टोटल बोरोड फंड्स या बोरोड फंड, सिंपली टोटल बोरोड फंड. जो आउटर कॉलम था वो अभी अपने पास नहीं है तो इसी का नीचे काम चलाओ. 1,90,000 और इधर हो गया 3 लाख. फिर आता है टोटल फंड्स अवेलेबल, which is the total of balance sheet, which is A plus B.
3,10,000 plus 190 is 5 lakhs. 470 plus 3 lakh 770. ये लायबिलिटी साइड खत्म आपका सोर्सेस वाला. समझा क्या किया? If you know the format, it is a cakewalk now. Both comparative, common size, दोनों quite easy. If you know the format, it is quite easy. और एग्जाम में आने का चांस ये चैप्टर में से सबसे ज्यादा कंपैरेटिव का है, उसके बाद कॉमन साइज और उसके बाद रेशियो एनालिसिस. चैप्टर में से तीन ही चीज आने का चांस है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और रेशियो एनालिसिस. ओके, देन सोर्सेज ऑफ फंड के बाद टोटल फंड हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे जाइए. एप्लीकेशन ऑफ फंड पे जाइए, फर्स्ट वाला आएगा उसमें फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट आता है, अंदर का मसाला दिया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, तो लिख देने का और उसी के नीचे टोटल कर देने का, अगर है तो. नहीं है तो फिक्स्ड एसेट लिख दो. 350 का हो गया 5,70,000. 350 का हो गया 5,70,000. फिर बी आता है इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स 120 का हो गया 1,70,000. 120 का हो गया 1,70,000. फिर आता है सी वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है आपका? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स लिख दो यहाँ पे. करंट एसेट्स आर 130 का हो गया 120. 130 का हो गया 120, sorry. And then current liabilities you write down. 1 lakh का हो गया 90,000. 1 lakh का हो गया 90,000. So you arrive at net working capital या working capital. यहाँ पे क्योंकि आपके पास outer column नहीं है, again and again I'm repeating, because you are not having outer column, you are writing the main totals just below that. इसको माइनस करना है. 130 minus 1 lakh is 30,000. 120 minus 90 is also 30,000. And then the total, ये C हो गया आपका वर्किंग कैपिटल ABC. एंड ये आता है टोटल फंड्स अप्लाइड या एम्प्लॉयड, which is A plus B plus C. That is 350 plus 120 plus 30. ये टैली होना चाहिए 5 लाख पे. तो चेक कर लेने का ऊपर वाले टोटल के साथ 5 लाख पे टैली होना चाहिए. 570 plus 170 plus 30 is 7,70,000. It should tally. So once you have converted, सर तो मतलब इसमें टोटल फंड और टोटल फंड अप्लाइड A plus B plus ये दोनों सेम ही आएगा हमेशा. सेम ही आएगा हमेशा. वही तो टोटल है आपके बैलेंस शीट. लायबिलिटी और एसेट हमेशा सेम आएगा. टोटल फंड रेज्ड एंड टोटल फंड्स एम्प्लॉयड. ओके, नाउ अब एकदम ध्यान से देखना. इधर स्टूडेंट एक आइटम में गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बताता हूं कौन सी है. देखो यहां से देखते जाओ. अभी एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज. पहले एब्सोल्यूट कर लेते हैं. क्या करना है? एब्सोल्यूट का फॉर्मूला 3 is equal to what? 2 minus 1. 3 is equal to 2 minus 1. जैसा है वैसा. 370 minus 250 कितना आता है? 370 minus 2,50,000 1,20,000. 1 lakh minus 60 कितना आता है? 40,000. पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव. अब ऐसा मत करना 120 plus 40 160. डोंट डू दैट वे. हॉरिजॉन्टल, आड़ा आड़ा. उर्दू पढ़ो, उर्दू. लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट. उर्दू. ओके, राइट टू लेफ्ट. उल्टा देखो. 470 minus 310 1,60,000. 160 minus 1,60,000. 140 minus 90 50. 3 lakh minus 190 110. 770 minus 5 lakh 220. Stick to the mechanics. Simple.
3 is equal to 2 minus 1. 570 minus 350, 220. 170 minus 120, 50. Positive to positive, negative to negative. 120 minus 130. What is 120 minus 130? -10. -10. तो ये डिक्रीज है. बाकी में लिख सकते हो इंक्रीज. पॉजिटिव नेगेटिव लिखा तो भी वांधा नहीं. बाकी में इंक्रीज डिक्रीज लिख सकते हो साइड में. इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. ओके. अब ये वाले में देखो मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में रखा है 1 लाख और 90 क्योंकि वो माइनस किया हुआ था करंट लायबिलिटीज. कैन यू सी दैट? बट जब आप हॉरिजॉन्टली देखियो ना तो एब्सोल्यूट वैल्यू देखने का. ब्रैकेट वैकेट को मारो गोली. इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, डज नॉट मैटर. एब्सोल्यूट सीखा ना मैथ्स में, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस वैल्यू. डोंट टेक पॉजिटिव नेगेटिव, टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू. तो व्हाट विल यू सी योर 90,000 minus 1 lakh. What is 90,000 minus 1 lakh? Minus 10,000. Is that clear? See the mod value. Don't see the internal bracket. वो minus किया हो plus किया हो does not matter. क्या हुआ? सर टोटल फंड्स में 2,70,000 आएगा ना? टोटल फंड्स में 270? A प्लस B में. A प्लस B में 470 प्लस 3 सर lakh. नहीं 5 लाख वाला जो है ना उसमें 5 लाख एंड 7. 310 प्लस 190. अरे नहीं सर मैं आप वो सर डिफरेंस वो 770 माइनस 5 लाख बोल रहे हैं. 70 माइनस 5 लाख वाला बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा ओके ओके ओके. डिफरेंस दैट इज ट्रू सर. बराबर है अभी. देन ये 120 माइनस 130 इज -10. 90 माइनस 1 लाख -10. समझा? वो ऐसे मत सोचना -90 माइनस -1 लाख. डोंट डू दैट वे. सिंपली 90 माइनस 1 लाख. गॉट इट? एब्सोल्यूट वैल्यू. आगे जाके एक्सपेंस में भी काम आएगा ये, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल बैलेंस शीट है. वैसा वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट आएगा, वो भी कंपेयर करने का. ओके. जैसे बैलेंस शीट का कंपैरेटिव ऐसा रेवेन्यू स्टेटमेंट का करेंगे. फिर 30 माइनस 30 इज नील. 770 माइनस 5 लाख इज 2,70,000. ये इंक्रीज. इज दैट क्लियर? एंड नाउ परसेंटेज. परसेंटेज का फॉर्मूला इज क्या है? वेरी सिंपल. व्हाट इज परसेंटेज का फॉर्मूला? 3/1 into 100. Simple. 3/1 into 100. Got it? 3/1 into 100 is what? 120 upon 2 lakh into 100. Calculate. कितना आता है? 120 upon 250 into 100. 46 I think. 46, 48. 48 आ रहा है क्या? चेक. 48%. Getting it? 120 divided by 2,50,000 into 100. 48%. 40,000 divided by 60,000 into 100 is 66.67%. Positive है तो increase. 160 upon 310 into 100. 160 upon 310 into 100. Calculate. 1,60,000 upon 310 into सर 100. आपने कैसे ढूंढा परसेंटेज? बोल रहा हूं कब से. 3/1 into 100. 3/1 into 100. 120 divided by 2,50,000 into 100. 1,20,000 divided by 2,50,000 into 100. Calculate. 40,000 divided by 60,000 into 100. 1,60,000 divided by 3,10,000 into 100. फोर्थ वाला क्या आएगा इधर नीचे? 60,000 अपॉन 1 लाख into 100. थर्ड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम into 100. लॉजिकली सोचो ना. 60,000 से बढ़ा मतलब कितना टके से बढ़ा? 60%. यहाँ पे 1 लाख का 160 हो गया ना, तो 60% से बढ़ा ना, इंक्रीज. 90,000 का 140 तो 50,000 से बढ़ा, तो परसेंटेज क्या आएगा? 50,000 अपॉन 90,000 into 100. 50,000 अपॉन 90,000 into 100. करो कैलकुलेट. सबका करते जाओ. ये आएगा आई थिंक 51.61. चेक कर लेना आंसर्स. ये आ रहा है आई थिंक 55.55. Keep it up to 2 decimals always.
ये आएगा 110 upon 190 into 100. 110 upon 190 into 100 is I think 57.89%. Then 270 upon 5 lakh into 100 is 54%. 54% increase. Then 220 upon 350 into 100, that is 62.86%. सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये. इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा एग्जाम में. सर तो क्या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला डिफिकल्ट था? इतना मतलब इतना ये कैलकुलेशंस है ना, इतने भी नहीं है. इससे भी इजी आएगा. इससे भी इजी आएगा. तो डेथ इजी है, डेथ के कंपैरिजन में ये भी इजी है, दोनों इजी है 8 मार्क. लेकिन इजी में क्लीन बोल्ड होके मत आ जाना, ठीक है. इजी है तो अच्छे से सॉल्व करना, ट्राई टू स्कोर 8 on 8 दोनों में से जो कर रहे हो वो. 50,000 upon 120 into 100 कितना आता है? 41.67%. चेक कर लो, ऊपर रॉन्ग भी हो सकता है शायद आंसर. 10,000 upon 1,30,000 into 100 7.69. just check it. Decrease है. 10,000 upon 1 lakh into 100 10% नेगेटिव. ब्रैकेट में रखना, अमाउंट पॉजिटिव तो परसेंटेज पॉजिटिव, अमाउंट नेगेटिव तो परसेंटेज नेगेटिव. 0 upon 30,000. what is 0 upon 30,000 into 100? that is 0, nil. and the last one would be same, ऊपर भी किया था हमने 54%. ये है आपका comparative vertical statement. Is that clear? Comparative vertical statement करना क्या है? इंटरप्रिटेशन नहीं है आपको. अगेन आई एम टेलिंग यू, डिड यू गेट द लॉजिक? क्या करना है यहाँ पे? 2 साल को कंपेयर करना है. और कभी भी ऐसा उल्टा मत ले लेना, 11-10 मत कर देना. ऑलवेज इन द असेंडिंग ऑर्डर. फ्यूचर के लिए कंपेयर कर रहे हो, उल्टा डेटा मत ले लो. पहला 10 फिर 11, पहला 9 फिर 10, पहला 8 फिर 9, असेंडिंग. फिर एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग. थर्ड कॉलम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज थर्ड कॉलम का फॉर्मूला? 2 - 1. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. व्हाट इट? और फोर्थ फॉर्मूला क्या है? फोर्थ कॉलम का फॉर्मूला 3 divided by 1 into 100. 3 divided by 1 into 100. पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव. बात समझ आई? कर लो. ओके, एक और करना है छोटा सा ट्राई, एग्जाम टाइप का प्रॉब्लम. सर 10 बजे मिलना है ना? 5 मिनट लगेगा. कर लो. Bye, sir. बाय. Bye, 5 sir. minutes. अरे वेट, No, sir. सर आफ्टर हाफ एन आवर. बाय. स्मॉल प्रॉब्लम, वेरी स्मॉल. सर Sir, 9:15. Sir, अरे वे- 7:30 to 9:15 lecture था. 9:15 हो गया. Bye, sir. Okay, chalo, we'll do it in the next lecture. Nothing for homework, revise. Tata, bye bye. See you at 10. Bye. At the class.